नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बेस्ट हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और ये मेहनत निश्चित तौर पे एक दिन आपकी सफलता को आपके कदमों में लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होय सुजान, यानी अभ्यास जब लगातार कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित तौर पे वह व्यक्ति सफल होता ही होता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो अभ्यास करता है उस कार्य के निकट वो पहुंचता है और जो उसकी अंतिम परिणति होती है वो उसकी सफलता को लेकर आती ही आती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ है कि आप लगातार अपने उद्देश्य के लिए कार्यरत हैं और आप इसमें जल्दी ही सफल होंगे और आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आप निश्चित तौर पे अपना पद प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्टेस्ट ये है, हमारा जो राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर पहला टॉपिक हमने कल देखा था राजस्थान का सामान्य परिचय। आज एक लंबे सफ़र के बाद में जो सामान्य परिचय है ये कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं जो आज शाम को या फिर कल उसका टेस्ट होगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल क्या रहें दोस्तों, तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट में ये बात करता हूँ कि ये अब आगे कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों जो आगे का हमारा टॉपिक है वो अब हमारा राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होने जा रहा है आज, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। दोस्तों कौन सा परिचय? राजस्थान का सामान्य परिचय के बाद में जो टॉपिक शुरू होगा, ये वाला टॉपिक तो हमने कर लिया है, राजस्थान का सामान्य परिचय। इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है दोस्तों हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान के भौतिक प्रदेश है दोस्तों। पहली क्लास याद करो दोस्तों, अपनी पहली क्लास के अंदर मैंने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अंदर ये जो दूसरा टॉपिक आज शुरू होगा वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आई बात समझ में आपको? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यह है राजस्थान के भौतिक प्रदेश का पहला टॉपिक, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। नाम क्या है दोस्तों हमारे टॉपिक का? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी यहीं से बन रहा है दोस्तों। पहली बात, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा ने, कौन से प्रोफेसर हैं ये? प्रोफेसर BC मिश्रा है, BC मिश्रा है ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? BC मिश्रा ने लिखी थी। और ये कब लिखी थी दोस्तों? 1967-68 में लिखी थी दोस्तों। कब लिखी थी? 1967-68 में लिखी थी। और इस बुक का प्रकाशन जो किया था, मतलब इस बुक को किसने पब्लिश किया था? इसको पब्लिश किया था दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट ने। किसने दोस्तों? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये बुक क्या की गई थी? पब्लिश की गई थी दोस्तों। तो नंबर 1 बात है कि राजस्थान का भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल जो 1967-68 में पब्लिश की गई थी, और पब्लिश करने वाला संस्थान था नेशनल बुक ट्रस्ट, इसने इसको पब्लिश किया था दोस्तों। जो काम की बात क्या है, राजस्थान को इसने 7 भौतिक भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भूभागों में बांटा है दोस्तों? 7 भौतिक भूभागों में बांटा है दोस्तों। अब ये 7 भौतिक भूभाग कौन कौन से हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा महत्वपूर्ण भी साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको एक यहाँ पे पर्वत दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। क्या बोलते हैं दोस्तों? अरावली पर्वतमाला बोलते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? तो देखो ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया पे ये मेरा हैंड रन कर रहा है, ये वाला एरिया क्या है दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश है।
आप सभी जानते हो अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम भाग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम भाग में क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र है, नंबर 1 बात। और अरावली के पूर्व में कौन सा क्षेत्र है, हमारा उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। और साथ में हमारा हाड़ौती का पठार जो है दोस्तों वो अरावली के पूर्व में है। और अरावली के पश्चिम में कौन सा है, हमारा डेजर्ट पार्ट है, मरुस्थलीय भाग है। तो अपन कह सकते हैं द डेजर्ट पार्ट इन द राजस्थान सिचुएटेड इन द वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली हिल्स एंड द प्लेन रीजन एंड हाड़ौती प्लेट्यू सिचुएटेड इन द ईस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली हिल्स। आगे बात समझ में। तो देखो दोस्तों ये वाला जो पूरा भाग है ये पूरा मरुस्थल वाला भाग है। और प्रोफेसर BC मिश्रा ने पहला भाग बताया है इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ड्राई डेजर्ट रीजन, ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों इसमें क्या है बात, इसमें खास बात ये है कि इसमें ये तो जैसलमेर वाला जिला है, एरिया है, उसके ऊपर थोड़ा बीकानेर वाला एरिया है। और नीचे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर कौन सा है, बाड़मेर वाला एरिया है। हमने ये देख लिया है हमारी जो बाउंड्री पर कौन कौन से ज़िले स्थित हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये जो दूसरा वाला एरिया उन्होंने बांटा है वह है नहरी प्रदेश। दोस्तों मेरा जहाँ पे हाथ ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर आप देखिए एक राजस्थान में एक नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों। तो ये जो IGNP परियोजना है दोस्तों, इसकी वजह से प्रोफेसर BC मिश्रा सर ने क्या कहा कि ये नहरी प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है दोस्तों, नहरी प्रदेश है। और शुष्क मरुस्थल और नहरी प्रदेश के पूर्व में और अरावली प्रदेश के पश्चिम में जो एरिया बसता है दोस्तों उसको उन्होंने बोला अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों क्या बोला दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों आपको, ये हुआ हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हुआ दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। सभी जानते हैं, राजस्थान में सभी लोग जानते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश हमारे राजस्थान के लगभग मध्य तो नहीं कह सकते लेकिन मध्य के थोड़ा सा पूर्व से गुजर रहा है और पूरे राजस्थान को क्रॉस करता है। इसके बारे में बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों नंबर 5 जो लिखा हुआ है पूर्वी कृषि प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, पूर्वी कृषि प्रदेश। आप सब जानते हो दोस्तों इस वाले भाग में माही नदी बहती है, उसके ऊपर वाले भाग में चंबल वाला जो एरिया है वो है, बनास वाला एरिया है वो यहाँ पर है, उसके बाद में बाणगंगा वाला एरिया यहाँ पर है। तो चंबल अपने माही हो गई, बनास हो गई और बाणगंगा वाला जो रीजन है उस रीजन को, पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी कृषि प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। क्या, ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, पूर्वी कृषि प्रदेश, जो कहाँ पर है, अरावली के तुरंत जस्ट ही कहाँ पर है, पूर्व भाग में स्थित है, ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। आई बात समझ में दोस्तों आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों चंबल बीहड़ प्रदेश। आप सभी जानते हो राजस्थान के चौरासीगढ़ एक एरिया है भैंसरोडगढ़ में, जो कि चित्तौड़गढ़ का भाग है। वहाँ से एक नदी प्रवेश करती है जो मध्य प्रदेश से आती है जिसका नाम है चंबल नदी। हमारे राजस्थान में कोटा और बूंदी की सीमा बनाते हुए नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये जो चंबल नदी का एरिया है जहाँ पर चंबल नदी जो है प्रवाहित होती है, इस चंबल नदी वाले एरिया में, चंबल नदी वाले इस एरिया को इन्होंने किस नाम से जाना दोस्तों, इन्होंने जाना इसको चंबल बीहड़ प्रदेश, यानी चंबल रिवाइन रीजन। बीहड़ क्या होता है, ये एक अनियमित पहाड़ियों का समूह होता है। इनरेगुलर हिल्स जो होती है वो पाई जाती है इनरेगुलर, यानी अलग अलग जगह पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं बहुत सारी, और उसके चारों तरफ की जो मिट्टी है उसको बहा के ले गई कौन, चंबल नदी। बात समझ आ रही है। तो वो एरिया दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पहाड़ हैं और उनके बीच में मिट्टी नहीं है, समझिए बात। तो उसे बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र। तो ये चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसे बोला उन्होंने चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल रिवाइन रीजन। उसके बाद में ये वाला जो हमारा हाड़ौती का पठार है, आप सब जानते हो प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती, ये दक्षिण पूर्व में है राजस्थान के। तो ये भी क्या है, कृषि प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर सोयाबीन होती है, कपास होती है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु यानी मच ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है
वर्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है इस भौतिक भूभाग में। तो यहाँ का कल्चर और यहाँ की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कुछ अलग ही प्रकार की है दोस्तों, और इसीलिए इसे कृषि प्रदेश माना। अब ये किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है राजस्थान के, ये है दक्षिण पूर्व में है, इसलिए इसे साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया दोस्तों? साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन कहा गया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये वाला मैप समझ आ गया होगा, और आपसे कोई पूछे कि बताइए राजस्थान के भौतिक भूभागों को प्रोफेसर मिश्रा ने कितने भागों में बांटा है और कब बांटा है, तो आप उन्हें बताइएगा कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक भूभागों को प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल जो 1967-68 में पब्लिश हुई थी, और पब्लिश किसने की थी? नेशनल बुक ट्रस्ट ने की थी दोस्तों। उसके अंदर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है दोस्तों। कितने भौतिक प्रदेशों में? 7 भौतिक प्रदेशों में। तो आप बताइए कि मरुस्थल को 3 भागों में बांटा है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र ड्राई डेजर्ट रीजन, नहरी प्रदेश, नहरी केनाल रीजन, और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी सेमी ड्राई डेजर्ट रीजन। ये तो हो गए 3 भाग किसके? मरुस्थल के। फिर चौथा हो गया हमारे नंबर 4 पे आ गया अरावली रीजन, नंबर 5 पे आ गया ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन, नंबर 6 पे आ गया हमारे चंबल बीहड़ प्रदेश यानी चंबल रिवाइन रीजन, और नंबर 7 पे आ गया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन। तो दोस्तों समझ आया होगा आपको। ये जो आपको ये स्लाइड आपको दिख रहा है, इससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो इस स्लाइड में आपको क्या ध्यान रखना है? पहला तो प्रोफेसर कौन थे? बीसी मिश्रा थे, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। और कब पब्लिश हुई थी? 1967-68 में पब्लिश हुई थी। राजस्थान के फिजिकल डिवीज़न कितने बताए हैं इन्होंने? 7 बताए हैं। इस 7 में मरुस्थल वाला जो डिवीज़न है उसको 3 भागों में बांटा है। एक हो गया अरावली वाला डिवीज़न, और जो पूर्व का मैदान और हाड़ौती का पठार है उसको 3 भागों में बांटा है। तो 3, 3, 6 और 1, 7 हमारे क्या हो गए? फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान डिवाइडेड बाय दी प्रोफेसर बीसी मिश्रा इन दी बुक ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, एंड दिस बुक पब्लिश्ड in 1967-1968 by the National Book Trust. Hope now you understand very well what I want to teach you. चलें दोस्तों आगे। ओके, अब देखो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए राजस्थान की भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 4 भागों में। वो कौन थे? वो प्रोफेसर बीसी मिश्रा थे दोस्तों। उनके अनुसार बांटा गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम राजस्थान की सामान्य डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं, और सामान्य डिवाइडेशन कितना है दोस्तों? 4 है दोस्तों। पहला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश यानी वेस्टर्न डेजर्ट रीजन, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली हिली रीजन, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ईस्टर्न प्लेन रीजन, और चौथा है हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी साउथ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। समझ गए दोस्तों? अब एक बार इन चारों को समझ लेते हैं। तो चलिए, ये आपके सामने एक मैप आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए, ये पूरा राजस्थान है हमारा। राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने देखा ये जो येलो वाला पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट कौन सा है दोस्तों? वेस्टर्न डेजर्ट रीजन यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा दोस्तों? ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा येलो वाला भाग। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये ग्रीन वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों? अरावली रीजन। कौन सा है? अरावली रीजन। उसके बाद में ये जो लाइट वाला भाग, लाइट कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा वाला भाग आ गया, इधर ये बूंदी वाला भाग आ गया, इधर फिर आगे चलेंगे टोंक वाला भाग आ गया, ये सवाई माधोपुर का भाग आ गया, ये हमारे जयपुर का कुछ पार्ट आ गया, दौसा आ गया, ये हमारे जो है अलवर का कुछ भाग और भरतपुर का कुछ भाग आ गया, ये धौलपुर वाला भाग आ गया। तो ये वाला जो पूरा रीजन है इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्वी मैदान। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न प्लेन यानी पूर्वी मैदान बोलते हैं दोस्तों। ये कौन सा है दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग है दोस्तों। और जो लास्ट वाला भाग है दोस्तों, ये है लास्ट वाला भाग, और इस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? आप सभी जानते हो और बखूबी जानते हो, इसे बोलते हैं हाड़ौती का पठार
द हाड़ौती रीजन। आई बात समझ में दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा है, अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, उसको आप समझिए। जो ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है दोस्तों। एक वाला भाग तो देखो ये है, जो ये आपको एक ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, जो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को बोलते हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन, यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और दोस्तों समझना एक बार को, ये जो अरावली की, ये द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली, या मैं यूँ कहूँ कि वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली, यानी अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं दोस्तों 50 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो देखो, हमने हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा है। एक तो क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर हमारे रेड क्लिफ लाइन तक, द रीजन सिचुएटेड बिटवीन दी 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन टू रेड क्लिफ लाइन। ये वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को तो हम बोलते हैं दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलते हैं दोस्तों? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय यानी ड्राई डेजर्ट रीजन, क्योंकि इस वाले भाग के अंदर वर्षा कम होती है, और इस वाले, ये जो भाग है हमारा शुष्क मरुस्थल वाला भाग, इस भाग के अंदर वर्षा कम होती है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जलवायु भी कैसी पाई जाती है? ड्राई क्लाइमेट मिलता है, बिल्कुल शुष्क जलवायु यहाँ पर मिलती है दोस्तों इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर हमारे रेड क्लिफ लाइन तक। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आ सकते हैं दोस्तों? सब जानते हैं, यहाँ पर जैसलमेर ज़िला है, ये बाड़मेर का कुछ भाग है, यहाँ पर जोधपुर का कुछ भाग है, ऊपर चलते हैं यहाँ पर नागौर वाला कुछ भाग है, यहाँ पर चलते हैं ये बीकानेर वाला कुछ भाग है, और यहाँ पर थोड़ा श्री गंगानगर का कुछ भाग, बीकानेर तो पूरा ही है, श्री गंगानगर का कुछ भाग है। यानी इसमें बीकानेर और जैसलमेर जो है ये पूर्ण रूप से शामिल है दोस्तों, मतलब 100% ये दोनों जो ज़िले हैं ये इसके अंदर क्या है दोस्तों? शामिल है दोस्तों। तो ये वाला जो भाग हुआ, इसे हम बोलते हैं दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। आई बात समझ में आपको? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। अभी देखो दूसरा, ये जो आपको ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमने कहा कि द रीजन सिचुएटेड बिटवीन दी 25 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन। अगर मैं यूँ कहूँ कि वह क्षेत्र जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की मध्य स्थित है, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी सेमी ड्राई डेजर्ट रीजन। अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी सेमी ड्राई डेजर्ट रीजन बोलते हैं दोस्तों। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और इस वाले भाग को चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो हमारे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य है, इसको हमने चार भागों में बांटा है दोस्तों। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? चार भागों में बांटा है। चार भाग कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, पहला है यहाँ पर गग्गर का मैदान। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर एक नदी बहती है, जो आपको मैंने पहले भी बताई थी कि वह नदी जो कि कालका पहाड़ी यानी शिवालिक रेंज कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और बहकर आती है और राजस्थान की हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो हनुमानगढ़ का जो जंक्शन है उसको डुबाकर ये श्री गंगानगर में प्रवेश करती है। जब और ज़्यादा पानी आ जाता है तो ये रेड क्लिफ लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह बोलते हैं दोस्तों? फोर्ट अब्बास तक ये पहुंच जाती है दोस्तों, है ना। तो जब नदी फट रहे होंगे तब इसकी बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में एक नदी फ्लो होती है जिसका नाम क्या है दोस्तों? गग्गर। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया दोस्तों? गग्गर बेसिन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? इस क्षेत्र को गग्गर बेसिन कहा गया दोस्तों। ये गग्गर बेसिन हो गया नंबर 1 पार्ट। ये किसका भाग हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग हो गया, सेमी ड्राई डेजर्ट का पार्ट हो गया।
उसके बाद में नीचे चलते हैं दोस्तों, ये दूसरा रीजन है हमारे यहाँ पर शेखावाटी रीजन। कौन सा? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, यानी मैं यूँ कहूँ कि शेखावाटी इनलैंड फ्लो रीजन, इनलैंड फ्लो रीजन, अंतः प्रवाह इनलैंड फ्लो क्या होता है दोस्तों? कोई नदी बारिश के समय में कहीं से निकलती है और कुछ दूर जाकर एक ज़िले में बहकर या फिर दो ज़िलों में बहकर मरुस्थल के अंदर वापस इनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पानी उसमें, पानी की क्षमता उतनी है, पानी आ ही नहीं रहा है ज़्यादा। तो फिर वो, जैसे मान लिया कि कोई कातली नदी है जो सीकर से निकली और झुंझुनू तक बही, बस। अब इस कातली नदी का पानी न तो हमारे अरब सागर के अंदर जाता है और न ही बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस प्रकार की जो नदियाँ होती है उन्हें बोलते हैं अंतः प्रवाह नदियाँ। क्या बोलते हैं? इनलैंड फ्लो रिवर्स, अंतः प्रवाह नदियाँ दोस्तों। तो ये जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसके अंदर जो हमारे आपको बताया था मैंने, शेखावाटी और तोरावाटी, सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला क्षेत्र आता है। तो ये दूसरा इसका भाग हुआ, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र दोस्तों। फिर तीसरा पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आता है तीसरा पार्ट। इस तीसरे वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है और इसे बोलते हैं नागौरी उच्च भूमि, यानी नागौरी हाईलैंड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी हाईलैंड्स इसे बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है ये, और इस क्षेत्र में भी कुछ विशेष चीज़ें पाई जाती है। जैसे यहाँ पर टंगस्टन भी निकलता है, नागौर में टंगस्टन निकलता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो बताऊंगा मैं आपको। और ये नागौर के आसपास का क्षेत्र है। ऐसे ही अर्ध शुष्क प्रदेश यानी सेमी ड्राई डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पर नंबर 4, जो इसका चौथा वाला भाग है दोस्तों, वो क्या है? वो है हमारे लूनी बेसिन। जिस प्रकार से पहला भाग क्या था? गग्गर बेसिन, वैसे ही लास्ट वाला भाग क्या है? लूनी बेसिन। आप राजस्थान के वासी हो तो आपको, राजस्थान के आप वासी हैं तो आप सभी ये जानते हैं कि इस क्षेत्र में लूनी नदी बहती है, और लूनी नदी राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों। समझ गए आप बात को? कोई बहुत बड़ी नदी है और बहुत ही बेहतर नदियाँ हैं। 4-5 बांध बने हुए हैं इस नदी के ऊपर, ठीक है ना। जवाई बांध का नाम सुना होगा आपने, जो लूनी की सहायक नदी जवाई के ऊपर बना हुआ है ना। वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। इन सब की चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल लगातार साथ बने रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में अच्छी चीज़ आ रही है आपके पास में, तो इसे लाइक और अपने शेयर दोस्तों को ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन आपको भी मिलता रहे, मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे। तो ये क्या है दोस्तों? लूनी बेसिन है। तो देखो दोस्तों, जो हमारा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था, इसको दो भागों में बांटा। पहला था शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा था दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको फिर दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में बांटते हैं। पहला है दोस्तों हमारे बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और दूसरा है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। दोस्तों बालू का स्तूप क्या होते हैं? अपन जब पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो कुछ इस तरह बालू का स्तूप दिखाई देते हैं हमें, कुछ इस तरह की आकृति लिए हुए बालू का स्तूप होते हैं। यानी मुख्य रूप से मैं कहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि रेत के जो टीले होते हैं ना दोस्तों, रेत के क्या होते हैं? टीले, उन्हें ही क्या बोलते हैं दोस्तों? बालू का स्तूप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? बालू का स्तूप बोलते हैं। तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं ना, जो हमारे पश्चिमी, जो जो सबसे पश्चिम में जो भाग है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो सबसे पश्चिम में कौन सा भाग है? हमारा ड्राई डेजर्ट है, शुष्क मरुस्थल वाला भाग है। तो ये जो ड्राई डेजर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्षेत्र में तो क्या है, जो सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बालू का स्तूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ क्षेत्र में तो ये सैंड ड्यून्स बहुत ज़्यादा है,
और कुछ क्षेत्र में सैंड ड्यून्स बिल्कुल नहीं है। इन सब की चर्चा करेंगे। ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन है हम कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमारे भौतिक प्रदेश में। चलिए दोस्तों, ये हो गया मरुस्थल वाला भाग कंप्लीट, नंबर 1। अब चलते हैं हम कहाँ पर है, हमारे अरावली क्षेत्र में। तो ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये क्या है, अरावली है। इस अरावली को भी हमने 3 भागों में बांटा है दोस्तों। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, दूसरा भाग इसको हमने बांटा है दोस्तों मध्य अरावली, और तीसरा भाग हमने इसको बांटा है दोस्तों दक्षिण अरावली। क्या बांटा है दोस्तों, इस अरावली को 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दोस्तों जो दक्षिण अरावली है उसको भी हमने 2 भागों में बांटा है। ये वाला भाग तो क्या है, ये वाला भाग तो है मेवाड़ खंड यानी मेवाड़ ब्लॉक, और ये वाला भाग क्या है, आबू खंड यानी आबू ब्लॉक। अभी आपको केवल बेसिक समझना है, मैं आपको ये पूरा डिस्क्राइब करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बात समझ आई दोस्तों आपको। अरावली को हमने 3 भागों में बांटा है। अरावली जो है गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए, दिल्ली की रायलसीमा पहाड़ियों तक जाती है। यानी 3 राज्य, कौन सा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, दिल्ली। इन चारों के अंदर फैली हुई है। इसकी चर्चा करेंगे। अभी बेसिक क्या देखना है कि हमारा दूसरा पार्ट है जो क्या है, हमारे 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण यानी साउदर्न अरावली ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन द 2 पार्ट। नंबर 1 इज ए मेवाड़ ब्लॉक, नंबर 2 इज ए आबू ब्लॉक। जो पहला है वो है मेवाड़ ब्लॉक, और जो दूसरा है वो क्या है, आबू खंड। बात समझ आ गई। इनकी सबकी चर्चा करेंगे बखूबी। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे ये जो तीसरा वाला भाग है, हमारे पूर्वी मैदान। ये जो पूर्वी मैदान आपको दिखाई दे रहा है, इस मैदान की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस मैदान में देखो, एक तो यहाँ पे नदी बहती है इस हमारे दक्षिण राजस्थान में, जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है दोस्तों, माही नदी। तो एक तो हुआ हमारे माही का मैदान कौन सा मैदान हुआ दोस्तों, माही का मैदान। दूसरा हमारी एक नदी बहती है यहाँ पर, बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। एक हुआ हमारे बनास का मैदान, और तीसरी यहाँ पर एक नदी बहती है दोस्तों जिसका नाम क्या है, चंबल। तो तीसरा हुआ चंबल का मैदान। तो दोस्तों ये 3 मैदान हम हमारे पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पढ़ेंगे। 3 मैदानी क्षेत्र, पहला है माही का मैदान, दूसरा है बनास का मैदान, और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों वो है चंबल का मैदान। ये तीसरा पार्ट है दोस्तों इसका। तो माही का मैदान, बनास का मैदान, चंबल का मैदान। तो ये तीनों चीज़ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और फिर हमारे चौथा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भाग बचता है, वो है हमारे हाड़ौती का प्रदेश। क्या है दोस्तों, हाड़ौती का प्रदेश है। अब ये जो प्रदेश है दोस्तों, आप सभी जानते हो, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक रेनफॉल, सर्वाधिक वर्षा होती है हाड़ौती के क्षेत्र में। और इसके अंदर मुख्य रूप से 4 और आंशिक रूप से 7 जिले हैं। मुख्य रूप से 4 और आंशिक रूप से 7 जिले हैं। ठीक है दोस्तों। उसी के बाद आगे चलते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर सोयाबीन जो होता है ना, सोयाबीन, उसकी खेती ज़्यादा होती है दोस्तों। सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है, साथ में ही कपास की खेती होती है, कॉटन, इसकी खेती ज़्यादा होती है। और यहाँ पर काली सिंध, आहू, परवन जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है। इन सब की चर्चा करेंगे। और इस भाग को यानी जो हाड़ौती का पठार है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। एक का नाम है दक्कन, दक्कन पठार, और एक का नाम है विंध्यन कगार। एक का नाम क्या है दोस्तों, दक्कन पठार, और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों, विंध्यन कगार। तो दोस्तों ये बेसिक बात है। ये जो मैंने आपको समझाया है, इसको एक बार ब्रीफ रूप में वापस देखिए। पहला है हमारे राजस्थान का सबसे पश्चिम वाला जो भाग है, उसमें को हमने क्या कहा, मरुस्थलीय प्रदेश। 2 भागों में उसे बांटा, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश, यानी ड्राई डेजर्ट और सेमी ड्राई डेजर्ट। सेमी ड्राई जो हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको फिर हमने 2 भागों में बांटा, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त।
और फिर जो हमारा दूसरा भाग है इसका, वो है अर्ध शुष्क प्रदेश यानी सेमी ड्राई डेजर्ट। उसको हमने 4 भागों में बांटा। गग्गर बेसिन, शेखावाटी इनलैंड फ्लो रीजन इन शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, नागौरी हाईलैंड्स, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन यानी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। ये हो गया पश्चिम भाग। फिर जो अरावली वाला भाग है इसको हमने 3 भागों में बांटा, नॉर्दर्न अरावली, मिडिल अरावली और साउदर्न अरावली। साउदर्न अरावली ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन दी 2 पार्ट। नंबर 1 इज ए मेवाड़ ब्लॉक, नंबर 2 इज ए आबू ब्लॉक। गोट माई पॉइंट। और जो हमारा ईस्टर्न प्लेन है, राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन है, ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन दी 3 पार्ट। नंबर 1 इज ए माही प्लेन, नंबर 2 इज ए बनास प्लेन, नंबर 3 इज ए चंबल प्लेन यानी माही का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा जो नंबर 4 पे आता है हाड़ौती का पठार, ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन दी 2 पार्ट, द प्लेटी ऑफ दक्कन यानी दक्कन का पठार, और दूसरा है विंध्यन का गार। ठीक है दोस्तों। और हाड़ौती के पठार में मुख्य रूप से 4 और आंशिक रूप से 7 जिले आते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से 4 और आंशिक रूप से कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं। ये बात समझ आई होगी आपको। चलिए दोस्तों वापस एक बार चलते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाले स्लाइड हम पढ़ रहे थे। इस स्लाइड के अंदर ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये पूरा क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र। पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम के अंदर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद में आते हैं दूसरा हमारे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। दोस्तों यहाँ देखो, गग्गर बेसिन दिखाई दे रहा है आपको। ये दूसरा शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी हाईलैंड आपको दिखाई दे रही है। और चौथा है लूनी बेसिन, जहाँ पर लूनी नदी बहती है। तो ये तो क्या हो गया दोस्तों? हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। दूसरा रीजन देखते हैं हम, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। देखो, उत्तरी अरावली दिखाई दे रही है आपको, मध्य अरावली दिखाई दे रही है, और तीसरी है हमारे दक्षिणी अरावली। ठीक है दोस्तों। दक्षिणी अरावली को और भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मेवाड़ खंड और आबू खंड, जो आपको पता है। इसी क्रम में आगे चले हम। ईस्टर्न प्लेन रीजन यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 माही नदी का मैदान, नंबर 2 बनास नदी का मैदान, और नंबर 3 चंबल नदी का मैदान। माही नदी का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। ऐसे ही हम नंबर 4 पे आते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हाड़ौती का पठार है, और इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला तो यहाँ पर हाड़ौती का पठार जो यहाँ पर आएगा हमारे, एक तो आगे विंध्यन का गार, ये विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, जो विंध्याचल से संबंधित है, उसे बोलते हैं विंध्यन का गार। दूसरा है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आप जानते हो, भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो आज से शुरू हो रही है, उसके अंदर आपको ये सब पठार, ये इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताया जाएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा पहला स्लाइड हुआ, जिसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हमारे किसका? हमारे जो 4 रीजन है, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हमारे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है हमारा, ये हमने देख लिया। हम जानते हैं कि हमारे पास में क्या है? 4 क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, डेजर्ट रीजन, अरावली हिल्स, नॉर्थ ईस्ट प्लेन और प्लेटी ऑफ हाड़ौती। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो एक बार, ये छोटा सा मैं मैप बना रहा हूँ यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारा मरुस्थल प्रदेश, ये हो गया अरावली प्रदेश, ये हो गया मैदानी क्षेत्र, और ये हो गया हमारा 4 नंबर पे हाड़ौती का पठार। दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्ज़ाम है, उसके अंदर क्वेश्चन आया था अभी 2019-2020 में, तो कोरोना की वजह से ज़्यादा एग्जाम लगी नहीं। 2019 में क्वेश्चन आया था कि बताइए अरावली क्षेत्र में क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात है। अरावली क्षेत्र में क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात है। द रेशियो ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इन अरावली रीजन इज, बात समझ आ गई? तो उसके अंदर था 9% और 10%। यानी पहले उसने क्या लिखा? क्वेश्चन ने क्षेत्रफल लिखा और फिर लिखी जनसंख्या।
तो पहले क्षेत्रफल कितना दिखाई दे रहा है आपको 9%, और जनसंख्या कितनी दिखाई दे रही है 10%। तो एक ऑप्शन तो ये था, दूसरा ऑप्शन था 10% और 9%। कौन सा ऑप्शन था? 10% और 9%। जब अगर आप इसके ऊपर टिक कर देते तो आपका आंसर क्या होता? गलत होता दोस्तों। इसलिए एग्ज़ाम करते समय क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों, उसके बिना क्या है, काम चलता नहीं है। जैसे अपना टेस्ट जो है कल लाइव होगा टेस्ट, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल क्या रहें दोस्तों, तैयार रहें। शाम को 5 बजे जो लाइव क्लास लगती है वहाँ पर टेस्ट लगने की पूरी संभावना है, तो वहाँ पर आप टेस्ट बिल्कुल दे सकते हो। राजस्थान के सामान्य परिचय का टेस्ट बिल्कुल क्या कर सकते हो दोस्तों, दे सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, अब देखो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि बताइए राजस्थान में मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों 61.11% है। कितना है? 61.11% है। कितना है? 61.11% क्षेत्रफल। मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है? ओवरऑल यूँ कह सकते हो कि 61% है। और जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पे? 40%, यानी पॉपुलेशन कितना रहता है यहाँ पे? 40% रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। ऐसे जब अरावली की बात करें तो अरावली का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 9%। और पॉपुलेशन कितनी रहती है इस 9% क्षेत्र में? 10%, यानी 10%। और कितने जिले हैं दोस्तों यहाँ पर? 13 जिले हैं दोस्तों, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे ही हम चलते हैं उत्तर पूर्वी मैदान में, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 23% है। क्या है? उत्तर पूर्वी मैदान। और इस उत्तर पूर्वी मैदान में राजस्थान की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? 39%। कितना? 39%, यानी 23% और 39%। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हाड़ौती के पठार की, तो देखिए दोस्तों हाड़ौती के पठार का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7%, यानी 7% है। और हाड़ौती के पठार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11%, 11% निवास करता है दोस्तों। बात समझ आ रही है? 11% क्या करता है दोस्तों? निवास करती है जनसंख्या। कहाँ पर? हाड़ौती के पठार पर। तो दोस्तों मरुस्थल की बात करें तो 61 और 40, यानी 61-40। अरावली की बात करें तो 9-10। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो 23-39। और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो 7% और 11%। बात समझ आ रही है दोस्तों? दोस्तों लगातार बने रहिए, जोश के साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल भी कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 90% तक, देखो 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, 100% कुछ नहीं होता है। केवल अरावली के ऊपर भी PhD होती है, जो अरावली के ऊपर ही काम करते रहते हैं 3-3, 4-4 साल तक। तो अपन को क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और 90%, 95% तक का ध्यान में रख के चलेंगे तो 100% अपन कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम में कट ऑफ कितना जाता है? 70%, 75%, 65%, इतना ही तो कट ऑफ रहता है। यूँ थोड़ी है कि 100% कट ऑफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं अगली वाली वैकेंसी के अंदर। अभी देखते हैं दोस्तों जिले। मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अरावली प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान में कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। और हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं दोस्तों? 7 जिले आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं दोस्तों। बात समझ आ रही है आपको? अभी देखो दोस्तों, जो मिट्टी है, कैसी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेश की बात करूं तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सैंडी सॉइल पाई जाती है, रेतीली मृदा या बलुई मृदा। बालू का नाम सुना आपने? बालू रेत, तो वही है ये बलुई मृदा। अरावली की बात करें तो ये है, यहाँ पर माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। उत्तर पूर्व की मैदान की बात करें तो आप जानते हो उत्तर पूर्व क्या है? एक प्लेन है, एंड प्लेन ऑलवेज फॉर्मेशन बाय द रिवर्स, एंड व्हेन रिवर फ्लो देन एवरी ईयर दे अकर फ्लड एंड एलुवियल सोयल एक्सटेंडेड बाय द रिवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नदियाँ बहती है तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, और जब बाढ़ लाती है तो वो किसका विस्तार करती है?
जलोढ़ मृदा का विस्तार करती है। और इस बात का ध्यान रखना कि जलोढ़ जो मृदा होती है इसे एलुवियल सोइल बोलते हैं। और ये एलुवियल सोइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल, यानी सबसे ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, उपजाऊ होती है दोस्तों। क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। ऐसे ही बात करें हम हाड़ौती के पठार पर, तो हाड़ौती का पठार जो है दोस्तों वो कैसी मृदा रखता है, काली मृदा या रेगूर मृदा। इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, यानी कपासी मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि इस काली मृदा में एक तो सोयाबीन और हमारा दूसरा कपास, सोयाबीन और कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ पर काली मृदा मिलती है। हमारा नेक्स्ट कॉन्टेस्ट है जलवायु यानी क्लाइमेट। दोस्तों क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट के में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु का संबंध किससे होता है, वर्षा से होता है दोस्तों। जैसी वर्षा होती है वैसी वनस्पति मिलती है और उसी प्रकार की वहाँ पर क्या हो जाती है, जलवायु हो जाती है या क्लाइमेट हो जाता है। तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश में आप जानते हो कि वर्षा कम होती है या ज़्यादा होती है, वर्षा कम होती है। अरावली में उससे ज़्यादा होती है, उत्तर पूर्व मैदान में उससे ज़्यादा होती है, और हाड़ौती के पठार पे उससे ज़्यादा होती है। तो देखो दोस्तों एक बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट आया है सामने, जो आप आंसर दे रहे हो उससे आया है। मैं यूँ कहूँ कि व्हेन आई मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब मैं राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलता हूँ, और व्हेन आई मूव इन द राजस्थान फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट टू वेस्टर्न पार्ट, और जब मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता हूँ, तो दोस्तों ध्यान रखना वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा और वर्षा के दिनों की संख्या, वर्षा की मात्रा और वर्षा के दिनों की संख्या दोनों में क्या आती है, कमी आती है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन आई मूव इन द राजस्थान फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट टू वेस्टर्न पार्ट, देन आई फील द डे ऑफ रेनफॉल एंड द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल विल डिक्रीज। यानी जब मैं राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाऊंगा तो मैं ये महसूस करूंगा कि राजस्थान में वर्षा के दिनों की संख्या और वर्षा की मात्रा दोनों में क्या आ रही है, कमी आ रही है दोस्तों। तो जो हमारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है वहाँ पर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर तक होती है, और जो अरावली वाला भाग है उसके अंदर अपने 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, और जो उत्तर पूर्वी मैदान है यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, और जो हाड़ौती का पठार है दोस्तों इसमें वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर तक। और आप सब जानते हो राजस्थान की औसत जो वर्षा है वो है 57.5 सेंटीमीटर, यानी 57.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है दोस्तों। राजस्थान का द एवरेज रेनफॉल ऑफ राजस्थान इज 57.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेश की बात करो तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारे 50 सेंटीमीटर तक, और अरावली की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर तक, उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक, और हाड़ौती के पठार की बात करें तो यहाँ 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। तो जैसी वर्षा होती है वैसी ही वेजिटेशन मिलती है, यानी वनस्पति मिलती है, और वैसी ही क्या होती है, क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है। तो देखो जब कम वर्षा होगी तो वहाँ पर आर्द्र जलवायु हो नहीं सकती, तो शुष्क जलवायु होगी या फिर अर्ध शुष्क जलवायु होगी। ये देखो दो डिवाइडेशन है, शुष्क और अर्ध शुष्क। मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल को दो भागों में बांटा है। एक तो हमारा क्या है, जो शुष्क मरुस्थल है वहाँ पर वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है, तो उसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और जो 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच का क्षेत्र है, जिसके 4 भाग हैं, गग्गर बेसिन है, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है, उसके नीचे नागौरी उच्च भूमि है, और उसके नीचे क्या है, लूनी बेसिन है। वहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए उसे वहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं अरावली क्षेत्र में, जब 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु मिलती है। उप आर्द्र, सब ह्यूमिड उप आर्द्र जलवायु मिलती है दोस्तों। उसके बाद जब मैदान की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है, यानी आर्द्र जलवायु मिलती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा बढ़ती है और यहाँ 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके जब हम हमारे राजस्थान के चौथे प्रदेश में चलते हैं तो वो वहाँ पर
जो वर्षा होती है वो 120 सेंटीमीटर तक होती है। और वहाँ पर जो जलवायु मिलती है दोस्तों, वो मिलती है अति आर्द्र। कैसी? अति आर्द्र, यानी मच ह्यूमिड क्लाइमेट। अति आर्द्र जलवायु मिलती है दोस्तों। तो आपको बात समझ आ रही होगी। ये जो है जलवायु जो है हमारे राजस्थान में, तीनों जो भाग हैं वहाँ पर अलग अलग प्रकार से मिलती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा मिल होती है हमारे, वो राजस्थान का चौथा जो भाग है, जहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, हाड़ौती का प्रदेश बोलते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। और इसीलिए यहाँ पर अति आर्द्र मच ह्यूमिड क्लाइमेट मिलती है। तो राजस्थान के चारों भूभागों की आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो गई है। राजस्थान के जो 4 भौतिक भूभाग हैं उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। मरुस्थलीय प्रदेश 61% हमारा क्षेत्रफल है, 61% और पॉपुलेशन है 40%। डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें 12। मिट्टी है यहाँ पर हमारे सैंडी सॉइल यानी रेतीली मृदा। और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो है ड्राई और सेमी ड्राई। If I talk about the Aravalli region, then we know the area of Aravalli is 9% of total area of the Rajasthan. The population 10%, the districts count 13. Soil कौन सी है? यहाँ पर माउंटेन सॉइल है। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर? सब ह्यूमिड यानी उप आर्द्र है। और रेनफॉल कितनी होती है? 50 to 80 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम नॉर्थ ईस्ट प्लेन की बात करें तो एरिया है 23%, पॉपुलेशन है 39%। डिस्ट्रिक्ट काउंट की बात करें तो 10 है। अगर मिट्टी यानी सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा है। क्लाइमेट की बात करें तो ये है ह्यूमिड क्लाइमेट यानी आर्द्र जलवायु। और रेनफॉल की बात करें तो 80 to 100 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? ऐसे ही हम बात करें हाड़ौती के पठार की, प्लेटी ऑफ हाड़ौती, तो एरिया है 7%, पॉपुलेशन है 11%। द डिस्ट्रिक्ट काउंट है 7। सॉइल है ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल, ऑल्सो नोन एज ए कॉटन सॉइल यानी काली मृदा या रेगुर मृदा, जिसे कपासी मृदा भी कहते हैं, वह मृदा मिलती है यहाँ पे। और जलवायु की बात करें तो यहाँ पर मच ह्यूमिड यानी अति आर्द्र जलवायु मिलती है दोस्तों यहाँ पे। अगर रेनफॉल की बात करें यहाँ पे वर्षा, तो वो 120 सेंटीमीटर तक होती है। और आप सभी जानते हो कि हाड़ौती का जो पठार है, उस पठार पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी मैं यूँ कहूँ कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र या भौतिक भूभाग या फिजिकल डिवीजन कौन सा है राजस्थान में? तो प्लेटी ऑफ हाड़ौती या हाड़ौती का पठार। तो ये हमारा बेसिक कॉन्टेक्स्ट था दोस्तों आज का, जो आपको बताना ज़रूरी था। इसी से कई क्वेश्चन आते हैं। इस शीट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो। दोस्तों ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, इसको आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसका अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ हो प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो आप वहाँ देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं, जिससे आपको इनसाइड सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो मैं पढ़ रही हूँ वो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है दोस्तों। और जब इनसाइड सेटिस्फैक्शन आएगा तो निश्चित तौर पे आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे। और जब आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आदमी हारने से नहीं मरता, अगर वो मन में हार जाता है तो वो आदमी मर जाता है दोस्तों। समझ गए बात को? ये एक बात ही ऐसी है कि आदमी कैसे डेड हो जाता है। एक तो डेड हो जाता है कि वास्तव में डेड हो गया, एक हो जाता है कि अंदर से सब खत्म हो गया, उसका कोई जोश और जुनून नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई पॉजिटिव वेव्स नहीं है, कोई सकारात्मक विचार नहीं है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ए नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। यानी एक नकारात्मक मस्तिष्क आपको कभी भी एक सकारात्मक ज़िंदगी नहीं दे सकता। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और जब भी ऐसा लगे कि डाउन हो रहे हो तो बाउंस बैक कीजिए, वापस आइए, अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होइए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी उस समय कह गए थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दोस्तों उठो जागो, खड़े हो, स्टैंड अप, अवेक, जागो, और तब तक मत रुको जब तक क्या नहीं हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और अपने आप को क्या समझो? अपने आप को बेस्ट समझो कि आप बेस्ट हो, आप वास्तव में बेस्ट हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा नहीं पता है, आपको डाउट है, तो आप अपनी मम्मी और पापा को फ़ोन करके पूछ लीजिए कि मैं बेस्ट हूँ या नहीं, तो वो क्या बोलेंगे कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट आप हो, यही उनका जवाब होगा। तो जब वो बोल रहे हैं तो उनकी बात पे तो विश्वास करो। मैं भी कह रहा हूँ कि आप बेस्ट हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों आज यहीं पर कल मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसको डिटेल में शुरू करेंगे, और आज इतना ही। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी क्लास आज शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये भी क्या होगी आपके लिए फ्री होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अनअकैडमी का जो ऐप है, लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद में वहाँ सर्च करना पड़ेगा आपको विष्णु जांगिड, और उसके बाद में उसे फॉलो करना। ऐसा करने से मेरी जो भी रेगुलर क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा, और आप उस क्लास को देख सकते हैं, उसे लाइक और शेयर भी करवा सकते हैं दोस्तों से। इंडियन ज्योग्राफी भी, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है जीरो लेवल से आरएएस लेवल तक, जीरो लेवल से आरएएस लेवल तक कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से 5 किलो क्या निकाल लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसा ही पकड़ो, ग्रिप बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जीरो लेवल से इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़िए विद विष्णु जांगिड, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप पे आपको लगेगा कि हाँ बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज का समय समाप्त हुआ। शाम को राजस्थान ज्योग्राफी की लाइव क्लास शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पे लगती है। आप वहाँ आइए, आप सभी का सादर स्वागत है। वहाँ बातचीत भी होगी और आगे बातें भी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद का ध्यान रखिए, निकटवर्ती पड़ोसियों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहना।